नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हाल ही में हमने देखा एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक रिपोर्ट और एक रिकमेंडेशन दी है जिसमें कहा है कि जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर लाया जाए। यहाँ पे कहा गया है कि जो ये माइनॉरिटी स्कूल्स हैं यहाँ पे बच्चों को वो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे जो बाकी अनएडेड स्कूल्स में आरटीई के चलते मिल रहे हैं। अगर आपको याद हो, आरटीई 2009 में पास किया गया था। आरटीई आने के बाद 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व रखी गई अनएडेड स्कूल्स में, यानी प्राइवेट स्कूल्स में, उन बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं। आपको याद होगा कि इस तरह के जो प्रोविजंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ एक और बात आ जाती है कि आर्टिकल 30 भी अगर हम यहाँ चर्चा करें तो वो बात करता है माइनॉरिटी के राइट्स पे। तो माइनॉरिटी के राइट्स भी नेसेसरी हैं, जहां पे आर्टिकल 30 माइनॉरिटी को उनकी स्क्रिप्ट, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है, फंडामेंटल राइट देता है, और उसके लिए उनको स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे एनसीपीसीआर कह रही है कि हमने एक स्टडी की है, रिपोर्ट का नाम है इम्पैक्ट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर आर्टिकल 5 with regard to 21A of the Constitution of India on education of children in minority communities। मतलब एक तरफ बात है आर्टिकल 15 की, एक तरफ बात है राइट टू एजुकेशन की। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो समन्वय बिठाने की कोशिश की जा रही है वो स्टडी की, और साथ ही साथ ये देखा गया है कि कैसे हम आर्टिकल 30 और आर्टिकल 21A में भी एक कॉन्सोनेंस जो है वो बिठाए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आर्टिकल 30 जो है वो क्लैश कर रहा है आर्टिकल 21A से। एक तरफ बच्चे का राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट है, और एक तरफ आर्टिकल 30 की वजह से अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें माइनॉरिटी स्कूल्स की, तो माइनॉरिटी स्कूल्स का अगर आप देखेंगे तो वो एग्जेम्प्ट हैं आरटीई को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के अंडर नहीं आते, ऐसे के चलते उनको ये बेनिफिट जो हैं वो नहीं मिलते। साथ ही साथ एनसीपीसीआर ने यही रिकमेंडेशन किया है कि जो 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको अब हटा दिया जाए और इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को आप लेके आइए आरटीई के अंडर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्जैक्टली कि कैसे आरटीई फंक्शन करता है और कैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ये जो आरटीई का नॉन इम्प्लीमेंटेशन है इसकी वजह से वहाँ के बच्चों को क्या दिक्कतें होती हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे और भी स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें देखा गया है कि माइनॉरिटी जो स्कूल्स हैं उनको रिकॉग्निशन देने का जो एक स्टैटिस्टिक्स है, जो मेथड है, वो भी फ्लॉड है। यहाँ पे एनसीपीसीआर ने गवर्नमेंट से ये भी कहा है कि आप कम रिकॉग्निशन दीजिए या कम से कम अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस खोलिए, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कंट्री में खुले हुए हैं। स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं उन सबके पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 2002 की। सबसे पहले आपको याद होगा 86 अमेंडमेंट लाया गया जिसने एक राइट टू एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बनाया था। क्लियरली आपने देखा कि डीपीएसपी को आर्टिकल 45 को हम आर्टिकल 21A की तरह फंडामेंटल राइट में ले आए थे। 21A को इंसर्ट किया गया और उसमें क्लियर लिखा गया कि बच्चा, कोई भी बच्चा ऐसा जो 6 से 14 साल की एज का है, उसका एक फंडामेंटल राइट है फ्री एजुकेशन का। और गवर्नमेंट को भी कहा गया कि भैया आपकी ड्यूटी है कि आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करिए। इसी के साथ साथ सरकार ने एक सेंट्रल स्कीम एक लॉन्च की जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, यानी यूनिवर्सल एजुकेशन स्कीम के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं कि कंप्लीटली पूरे देश भर में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन बांटने की जो योजना है वो सरकार ने बनाई। और उसमें कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इंप्लीमेंट करिए और यूजफुल रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन दीजिए 6 से 14 साल के बच्चों को। ये स्कीम चलती रही। अब 2006 में आपको याद होगा पीए इनामदार जजमेंट के बाद, 2005 में पीए इनामदार जजमेंट आई, तो 2006 में पीए इनामदार जजमेंट के बाद गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़े। 15 क्लॉज 5 जो है वो इंसर्ट करना पड़ा और उसमें क्लियरली लिखा कि जो रिजर्वेशन है एससीज के लिए, एसटीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो आपको एडेड और अनएडेड दोनों इंस्टीट्यूट्स में लाना पड़ेगा। साथ ही साथ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पीए इनामदार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी कि प्राइवेट कॉलेजेस में या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं चलेगा। अब इसके चलते गवर्नमेंट जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी, प्राइवेट स्कूल्स में वो रिजर्वेशन नहीं ला पा रही थी। इसलिए उन्होंने एक 93 अमेंडमेंट, पार्लियामेंट एक 93 अमेंडमेंट को पास किया और 93 अमेंडमेंट के थ्रू ये पावर जो है, ये राइट जो है
वो मिला सब लोगों को, जिसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के चलते अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन जो है वो लागू होने लगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट सीधा आरटीई ले आई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें कहा गया कि सेंटर जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रही है, इसलिए वो मैंडेटरी कर रही है हर प्राइवेट कॉलेज में भी, प्राइवेट स्कूल में भी। देखो सरकारी स्कूल में तो एजुकेशन वैसे भी फ्री होती है, वहाँ पे कोई प्रिविलेज्ड सोसाइटी से जाए या अंडर प्रिविलेज जाए, यूजुअली अंडर प्रिविलेज लोग ही ऑप्ट करते हैं सरकारी स्कूल्स को, तो ऐसे में उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हो, क्योंकि उसके घर के पास वही स्कूल पढ़ता है, तो इसके लिए इस आरटीई के सेक्शन 12(1)(c) में क्लियरली लिख दिया गया कि 25% रिजर्वेशन उस अनएडेड यानी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए चिल्ड्रन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स के हैं, यहाँ पे जो क्राइटेरिया था इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा गया। तो अगर कोई इस तरह की फैमिली से आता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ की स्कूलिंग, तब भी उसके लिए 25% सीटें जो हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी। अब इसको लेके काफ़ी स्कूल्स आपने देखा है कि मैनिपुलेट करते रहते हैं डेटा, बहुत सारी मूवीज़ भी इस पर आपने देखी होंगी बनी है। तो अल्टीमेटली होता कि अल्टीमेटली यही है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को पावर मिली हुई आरटीई के चलते, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आपके पास भी पावर होगी कि आरटीई के इम्प्लीमेंटेशन को आपको अपने पूरे शहर भर के स्कूल्स में, डिस्ट्रिक्ट भर के स्कूल्स में देखना होगा। तो इसी के चलते आप देखेंगे आरटीई में क्लियर कट एक डायरेक्शन है, स्टैट्यूटरी लॉ है इनफैक्ट, कि 25% रिजर्वेशन जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए रहेगा। यहां तक एक बात थी। अब ये कौन से प्राइवेट स्कूल्स हैं? ये वो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो आप अपने घर के आसपास देखते हैं, जो प्राइवेट बॉडीज हैं या फिर कोई भी मतलब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी समिति है, वो सब मिलके खोलती है। अब बात ये आती है कि फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा। देखो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में एक प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज को, उनको ये प्रोटेक्शन है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट मिला है कि वो एक इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अपने ही बच्चों को रिलीजियस और लिंग्विस्टिक एजुकेशन देने के लिए। साथ ही साथ उनका कोई भी डिस्टिंक्ट कल्चर है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं ये एजुकेशन की हेल्प से, स्कूल की हेल्प से इसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसलिए कहा गया कि आर्टिकल 30 की वजह से राइट टू एजुकेशन वाला जो रिजर्वेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इनफैक्ट 2012 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें क्लियरली कह दिया गया कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है, ठीक है, यानी माइनॉरिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है, वहां पे आरटी एक्ट जो है लागू नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे प्रमति जजमेंट 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आरटी जो है वो इन एप्लीकेबल होगा उन स्कूल्स में जो माइनॉरिटी स्टेटस के साथ खोले गए हैं। तो ये दो बातें ऐसी, एक 2012 का अमेंडमेंट, दूसरा 2014 का सुप्रीम कोर्ट का प्रमति जजमेंट, इन दोनों में क्लियर कर दिया गया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आरटी के परव्यू से बाहर रहेंगे। इसीलिए कमीशन को ये स्टडी करनी पड़ी। कमीशन ये स्टडी पिछले 4-5 साल से कर रही है, 2016-17 से कर रही है, क्योंकि कमीशन को लगता है कि इस एग्जेम्पशन से, हमने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को जो एग्जेम्पशन दिया है, इससे एक इशू क्रिएट हो रहा है। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है उन बच्चों में जिनका फंडामेंटल राइट है पढ़ने का, और राइट टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज में, यानी दो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग हैं आपस में, ठीक है। तो अब ये दो कन्फ्लिक्टिंग राइट्स के चलते इसीलिए यहाँ पे कमीशन ये कह रही है कि देखो आपको आरटी के परव्यू में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस लाने पड़ेंगे। अच्छा, ये बात क्यों कह रही है? ये किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से नहीं कह रही, ये एक प्रॉपर डिटेल स्टडी की वजह से कह रही है। कमीशन कह रही है हम पिछले 4 से 5 साल से हम कंसल्टेशंस होल्ड कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, हमने पूरी रिसर्च की, रिपोर्ट बनाई, और हमने ये पाया कि इस पूरी रिपोर्ट के चलते जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज में, उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते आरटीई वाले। जैसे कि अगर आप बात करेंगे कि आरटीई में बेनिफिट्स क्या क्या हैं, देखो आरटीई में सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा मिलेगी, ठीक है, उनको फ्री बुक्स मिलेंगी, उनको यूनिफॉर्म मिलेगी, ठीक है, सर्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है माइनॉरिटी के बच्चों को नहीं मिल पा रही। अब माइनॉरिटी के बच्चे जो हैं वो फंड पे ही अटके रह जाते हैं। अगर उनकी माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है वो फंड्स देती है तो बच्चे ठीक से पढ़ पाते हैं, फंड्स नहीं देती तो बच्चे सिर्फ स्कूल जा पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट कह रही है कि उन बच्चों को वो एंटाइटलमेंट नहीं मिल रहा
जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को मिल रहा है। अब लेटेस्ट से कोई एक हिंदू कम्युनिटी का हम बात करें, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी का बच्चा है और अंडर प्रिविलेज है, वो जाता है अपने घर के पास वाले प्राइवेट स्कूल में क्योंकि उसको आरटी का बेनिफिट मिला हुआ है, और कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का बच्चा है, अब उसको क्योंकि वो उसको लगता है कि मेरे को अपनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ही जाना है, तो उसको वो वहां पे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जो उसी के साथ का एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का बच्चा ले पा रहा है। तो यहाँ पे एनसीपीसीआर यही कह रही है कि जो डिवाइड क्रिएट हो गया है ना, कि एक क्लास ऑफ बच्चे जो हैं वो बेटर इंस्टीट्यूशंस का बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरे माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो बेटर इंस्टीट्यूशंस का बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो इसलिए हमें ये जो गैप है इसको फिल करना होगा, हमें ये एक अमेंडमेंट लाना होगा जिसमें हम ये कहेंगे कि आरटीई 2009 जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे भी एप्लीकेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बातें और देखेंगे, जैसे उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल्स की स्टडी की, तो उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ एक बड़ी दिक्कत हो रही है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज ने माइनॉरिटी स्कूल्स तो खोल रखे हैं, अब वो लेटेस्ट से कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी बच्चा है, कोई क्रिश्चियन अंडर प्रिविलेज बच्चा है, अब वो भी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में नहीं जा पाता क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल जो है वो कुकून्स बन चुके हैं जहां पे सिर्फ अमीरों के क्रिश्चियन या एलिट्स के बच्चे ही, कुकून पॉपुलेटेड बाय एलिट्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो ऐसे में वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी बच्चा कहां जाएगा? उसको तो फिर उसको यूजुअली अब उसको ये होगा कि मुझे अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ही जाना है। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में उसको बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं तो फिर वो तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो गैप है ये फिल करने की बात की। अच्छा, इसमें कंट्रास्टिंग बात भी की गई क्रिश्चियन स्कूल्स के लिए। तो ये कहा गया कि वो कुकून बन चुका है एलीट बच्चों का, लेकिन मदरसे के लिए कहा गया कि वहां पे अंडर प्रिविलेज बच्चों का घेटवाइजेशन हो चुका है। अब बच्चे मदरसे चले जाते हैं, ठीक है, अब जो भी लेटेस्ट से मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं वो मदरसे जाते हैं। अब वहां पे रिलीजियस एजुकेशन ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन उनका राइट है, लेकिन जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, जिस तरह से आप देखेंगे कि आपको compete करना है, आपको सुपर पावर बनना है, आपको 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है, और ऐसे में अगर बच्चे साइंटिफिक एजुकेशन को नहीं ले पा रहे हैं, उससे वो महरूम रह रहे हैं, तो फिर वो भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा कि एक तरफ क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स माइनॉरिटी का स्टेटस लेके एजुकेशन को बहुत कॉस्टली करके बैठे हुए, एजुकेशन को बेच रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम्स में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पे मदरसे जो वो घेटवाइजेशन हो चुका है, वहां के बच्चे अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं, इंफीरियर फील करते हैं। जब वो बड़े होकर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो फिर वो मैचअप नहीं कर पाते बाकी बच्चों के साथ, कोप अप नहीं कर पाते सिलेबस के साथ, साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाते, तो सिर्फ रिलीजियस स्टडीज करते रह जाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस लाने की जरूरत है। इनफैक्ट उन्होंने देखा केवल 4% ही ऐसे बच्चे हैं माइनॉरिटीज में जिनको फ्री यूनिफॉर्म बुक्स और स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे आरटी में बच्चे मिड डे मील का बेनिफिट भी लेते हैं, बच्चे फ्री स्कूल का भी बेनिफिट लेते हैं, बच्चे फ्री यूनिफॉर्म का भी बेनिफिट लेते हैं। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये नहीं पहुंच पा रहे सरकार की तरफ से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में। तो अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बच्चे एक तरफ तो ऑलरेडी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, और फिर उनके साथ डबल वैमी हो रही है कि वो सरकार की उन स्कीम्स का फायदा भी नहीं उठा पा रहे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे उठा रहे। तो यहाँ पे एनसीपीसीआर का कहना बिल्कुल सही है कि आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में आरटी लाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे नोटिस की गई कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो सर्ज है देश में, मतलब जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 93rd अमेंडमेंट के बाद ये अलाउ हो गया कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आप रिजर्वेशन आपको नहीं देना पड़ेगा। अब उसके बाद देखा गया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस खोलने वालों की लाइन लग गई है, देश भर में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस खुलते जा रहे हैं। इतने तो बच्चे नहीं है उस कम्युनिटी के। अब ये देखा गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की अगर हम बात करें, अमंग माइनॉरिटी, लेटर से देश भर में टोटल पॉपुलेशन अगर 16% माइनॉरिटीज हैं, सब अदर देन हिंदूज अगर हम मान के चलें, तो ये देखा गया है कि क्रिश्चियन उस माइनॉरिटी के मात्र 11% है, ठीक है। अब और उन्होंने स्कूल्स खोल रखे हैं लगभग 71%। मुस्लिम्स अगर हम देखें तो लगभग जो है वो माइनॉरिटी की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अमंग माइनॉरिटी लगभग 70% मुस्लिम्स हैं। स्कूल्स उनके पास हैं बस 22%। बुद्धिस्ट के पास स्कूल्स नहीं है। तो ये एक बड़ी यहाँ पे जो है क्लास, या फिर कहें कि हम एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ है, काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुए हैं कि माइनॉरिटी के स्कूल्स इतने ज्यादा खुले हुए और उनकी पॉपुलेशन कम है। क्रिश्चियंस के केस में यूजुअली देखा गया इतने तो क्रिश्चियन बच्चे नहीं है जितने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स देश भर में खुले हुए हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज में से 62% जो स्टूडेंट्स हैं माइनॉरिटी के,
वो नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी के पढ़ते हैं। मतलब हम बात करें कि स्कूल है क्रिश्चियन, बेनिफिट ले रहा है माइनॉरिटी का, लेकिन उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यूजुअली मेजॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। आप देखते होंगे आपके घरों के आसपास कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स यूजुअली क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल्स हैं। आप उसमें हेफ्टी फी दे के, अच्छे पैसे दे के पढ़ते हैं, क्योंकि भाई सबको चाम है कॉन्वेंट में पढ़ने का। तो यही बातें यहाँ की गई कि जो एजुकेशन में हम क्लास डिवाइड क्यों क्रिएट करें, हम क्यों कहें कि एजुकेशन जो है वो एलीट का ही है। एजुकेशन तो देश में सबका होना चाहिए। देखो एजुकेशन एक ऐसा राइट है जो बेसिक राइट है, उसके बिना देश तरक्की नहीं कर सकता, वो सबको मिलना चाहिए। एग्जैक्टली इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम आर्टिकल 21 को लेके आए थे, 21A को, और ये ऑब्जेक्टिव जो है इस डिवीजन की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा। इसीलिए एनसीपीसीआर ने कहा है कि हमें एक तो रेगुलेट करने पड़ेंगे कि कम जितनी परसेंटेज है माइनॉरिटी की उतने ही स्कूल्स खोलने दिए जाएं। साथ ही साथ हमें रिकॉग्निशन देने से पहले ये पूरी जो आप देखें कि पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि उस एरिया में पॉपुलेशन है भी या नहीं है माइनॉरिटी की। अब उस एरिया में क्रिश्चियंस रहते नहीं है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स खुले हुए हैं। तो इसलिए एक तो ये चेंजेस की यहाँ पे डिमांड आई है रिपोर्ट के चलते। दूसरा एक और डिमांड आई है कि मदरसास के केस में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 तरह के मदरसा यहाँ पे बताए हैं जो देश भर में खुले हैं। ऐसे मदरसास जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, वो रिलीजियस और सेक्युलर मतलब साइंसेज या फिर ऐसी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। इनमें देखा गया है कि लगभग 10,000 ऐसे मदरसा हैं जिसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और अगर हम बात करें तो इसी में लगभग 4% मुस्लिम पॉपुलेशन जो है इन मदरसों में पढ़ती है, टोटल मुस्लिम की 4% पॉपुलेशन। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे देखा गया कि अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब या ना तो ये साइंस पढ़ाते हैं, ना ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जिससे बच्चों का आगे भविष्य बने। साथ ही साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी टीचर्स नहीं है। अगर हम इनको भी आरटी में ले आएंगे तो इनको सरकार से बेनिफिट्स मिलेंगे, इनको स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलेंगे, इनको फ्री मील मिलेगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मील फ्री हो जाएगा, खाना फ्री मिलेगा, किताबें फ्री मिलेगी, यूनिफॉर्म फ्री मिलेगी। तो ये भी बाकी बच्चों की तरह देश में अपनी भी तरक्की कर पाएंगे और देश की भी कर पाएंगे। तीसरा जो मदरसा यहाँ पे बताया गया वो अनमैप्ड मदरसा है। ऐसे मदरसा हैं जिनके बारे में सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है और कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं ये भी नहीं है। तो एनसीपीसीआर ये कह रही है कि इस तरह से आप मदरसास की मैपिंग कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने मदरसास देश में चल रहे हैं, कैसी एजुकेशन इम्पार्ट करें। रिलीजियस एजुकेशन उनको इम्पार्ट करने दीजिए, वो उनका राइट है, उनका अपना एक फंडामेंटल राइट है कि वो क्योंकि एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस समाज की जो भी या उस रिलीजन की जो भी बातें हैं उनको सिखाने दीजिए। साथ ही साथ आप लेकिन ये भी मेक श्योर कीजिए कि बच्चे वहाँ के फ्री जो एंटाइटलमेंट्स है सरकार की तरफ से वो एंजॉय कर पाएं, जिससे कि उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, उनके पास साधन भी हो आगे बढ़ने के, और वो देश के भविष्य में योगदान भी कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा के थ्रू बताई गई है। तो ये सारे डेटाज हैं, आप डेटाज देख सकते हैं। तो डेटाज के थ्रू यही बताया गया है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ने खुद कहा, पेरेंट्स ने भी कहा और डिमांड भी रेज की। यहाँ पे एनसीपीसीआर कह रही है कि जब हम स्टडी करने गए तो लोग ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी आरटी और सर्व शिक्षा अभियान के बेनिफिट्स दीजिए। इससे क्या होगा, इससे देखो हमें भी रेगुलर एजुकेशन मिलेगी, हमें स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलेंगी, हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है मतलब हम स्कूल आना पसंद करेंगे क्योंकि मिड डे मील भी मिलेगा। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मिड डे मील स्टार्ट करने के पीछे गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए। तो गवर्नमेंट उस समय ये कहती थी कि खाना खाने के बहाने बच्चा स्कूल तो आएगा, जब स्कूल आएगा तो थोड़ा सा पढ़ भी लेगा। तो आप ये देखिए कि मिड डे मील एक तरह से एक तीर से दो निशाने थे। एक तो जो पावर्टी की प्रॉब्लम, हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, दूसरा साथ ही साथ वो स्कूल के ड्रॉप आउट रेट को भी कम करता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे कहा है कि अगर बच्चों को फ्री मिड डे मील मिलेगा, टेक्स्ट बुक मिलेगी, लर्निंग मटेरियल मिलेगा, प्ले मटेरियल मिलेगा, कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे भी स्कूल्स आ पाएंगे, जो अल्टीमेटली उनके लिए बेनिफिशियल है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। मिलेंगे इसी तरह के अगले सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।